हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग शुरू किया जाए। और आज हम लोग देखेंगे टेस्ट नंबर आपका 21 होगा। ठीक है, आज होगा टेस्ट नंबर आपका 21। इसके पहले 20 टेस्ट आपका हो गया है प्रखंड शिक्षा विकास पदाधिकारी, जिसको सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी नाम दिया गया है, और इसकी क्लास आपकी रेगुलर चल रही है। आज होगा टेस्ट नंबर आपका 21। इसके पहले 20 टेस्ट आप नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण आपका टेस्ट था और वहाँ से बहुत सारे सवाल आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला सवाल है दोस्तों आपके स्क्रीन पे कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है। बताइएगा फर्स्ट का आंसर क्या होगा। फर्स्ट का आंसर क्या होगा? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है? प्रेस की स्वतंत्रता, प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार, चुप रहने की स्वतंत्रता या हड़ताल का अधिकार। डेली आपकी जो टेस्ट होती है वो रात में 9 बजे से होती है। ठीक है, तो 9 बजे से डेली टेस्ट के लिए आप ज्वाइन कर लीजिएगा और इसका PDF आपको मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप पर, जिसका नंबर है 7857824310। ठीक है, व्हाट्सएप में जुड़ने का अभी मात्र 399 चार्ज है और वहीं पर आपको सारे मटेरियल प्रोवाइड कराए जाएंगे। अभी आपको जो क्लास चल रही है वो काफ़ी आराम से चल रही है, धीरे धीरे, क्योंकि अभी तक इसका नोटिफिकेशन दोस्तों नहीं आया है। नोटिफिकेशन आपको अभी आने में कुछ समय लगेगा। तब तक हम लोग सामान्य अध्ययन कम से कम कंप्लीट कर लेंगे, ताकि जब नोटिफिकेशन आएगा तो फिर हम लोग दूसरे चीज़ों को भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बताइएगा पहला का आंसर क्या होगा? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत कौन शामिल है? फर्स्ट का आंसर क्या होगा? देखिए, इसके अंतर्गत दोस्तों आपका प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है और प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार शामिल है और चुप रहने की स्वतंत्रता शामिल है। तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में इसका जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट का, वो हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी कि आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा। बिल्कुल सही। ठीक है, पहला का आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर। सभी लोग अपना अपना जवाब देते चलना है। दूसरा नंबर प्रश्न चलते हैं आपका कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा। जी हाँ दोस्तों, राज्य जो है न्यायपालिका से कार्यपालिका को पृथक करने के लिए जो प्रावधान है वो कितने अनुच्छेद में वर्णन है ये बताना है। अनुच्छेद 42, 45, 50 या 51। बहुत इंपॉर्टेंट ये अनुच्छेद है। नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत ये आपका अनुच्छेद आता है ना। नीति निदेशक तत्व आपको पता है कि अनुच्छेद 36 से 51 तक है और उसी के बीच में न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण वर्णन किया गया है। और 2 का हो जाएगा अनुच्छेद नंबर आपका 50। बहुत बढ़िया आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर 50। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 50 में आपका वर्णन किया गया है, याद रखना है। ठीक है, नीति निदेशक तत्व जो लिया गया है वो आयरलैंड से लिया गया है, याद रखना है आपका। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर। 3 नंबर कह रहा है कि भारत की संसद निम्न में से किससे मिलकर बनती है? दोस्तों हमारा जो संसद है कहाँ है? दिल्ली में है ना। तो ये किससे मिलकर के बना हुआ है? लोकसभा है इसके अंतर्गत, राज्यसभा है इसके अंतर्गत, राष्ट्रपति है या उपराष्ट्रपति है? क्या होगा? देखिए, जो हमारा संसद है ये 3 से मिलकर के बना हुआ है। 3 लोग कौन कौन है? तो 3 जो है वो एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है और एक राष्ट्रपति है। ठीक है, इसमें उपराष्ट्रपति नहीं होता है। तो 1, 2 और 3 आपका सही हो जाएगा। आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न है, आप देखिएगा 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संविधान सभा के मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों, जनजातियों तथा बहिष्कृत प्रभावित क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइएगा। मूल अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजाति तथा बहिष्कृत प्रभावित क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो इसका आंसर क्या होगा? बताइएगा। ये हो जाएगा आपका सरदार पटेल। जी हाँ, इसके अध्यक्ष जो थे वो थे दोस्तों सरदार
पटेल थे। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजेंद्र प्रसाद क्या थे? तो राजेंद्र प्रसाद जो थे ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे, अस्थाई अध्यक्ष, याद रखनी है। अगली प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर आपका 5 नंबर। 5 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावना के संदर्भ में सही है? बताइएगा, प्रस्तावना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो प्रस्तावना संविधान का एक भाग है और प्रस्तावना को संशोधित नहीं किया जा सकता है। देखिए कौन सा सही पूछ रहा है। प्रस्तावना तो हमारे संविधान का भाग है, बिल्कुल सही बात है। अगला है कि प्रस्तावना को संशोधित नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। संशोधन किया जा सकता है प्रस्तावना को, और प्रस्तावना को संशोधन किया भी गया है ना। अभी तक प्रस्तावना को मात्र एक बार संशोधन किया गया है और वो भी 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, तो 2 नंबर आपका गलत है, सिर्फ एक आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर। कह रहा है कि देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, किस के संबंध में कहा गया है? जी हाँ दोस्तों, ये जो कथन है ना, ये कथन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना है कि देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, यह निम्न में से किसके संबंध में कहा गया है? तो ये जो कहा गया है दोस्तों, मूल अधिकार के संबंध में, नीति निर्देशक तत्व में, या मूल कर्तव्य में, क्या होगा? इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व के बारे में अभी बताए थे, ये आपका भाग 4 में है। नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक इसका वर्णन है और ये आयरलैंड से लिया गया है। मूल अधिकार जो हमारा है ये अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक इसका वर्णन है। यूएसए से लिया गया है मूल अधिकार, है ना। और इसमें 6 अभी मौलिक अधिकार है वर्तमान में, याद रखिएगा। ठीक है, भाग कितने में है? तो भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है। मूल कर्तव्य की बात करें तो ये हमारा मूल संविधान में नहीं था। मूल संविधान में मूल कर्तव्य कितने थे? तो 0 थे, क्योंकि ये मूल संविधान में नहीं था। इसको कब जोड़ा गया? तो इसको जोड़ा गया दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के तहत, और इसमें 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। वर्तमान में इसमें कर्तव्य की संख्या है 11, याद रखना है। ठीक है ना। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है मूल कर्तव्य, ये ध्यान रखना है आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7 नंबर। 7 नंबर सवाल कह रहा है कि लोकसभा को उनके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। जी हाँ, जो हमारा लोकसभा है इसका कार्यकाल होता है दोस्तों 5 साल, है ना। 5 साल के पहले भी कार्यकाल भंग हो सकता है। ठीक है, तो कौन कर सकता है भंग? राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार भंग होगा, या अध्यक्ष जो स्पीकर होते हैं, है ना, वो भंग करेंगे, या मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा, या स्पीकर की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा। 7 का आंसर क्या होगा? देखिए लोकसभा का जो कार्यकाल है इसको समाप्ति से पहले अगर भंग करना है तो मंत्री परिषद की सलाह पर दोस्तों राष्ट्रपति करेंगे, है ना। कौन करेंगे? मंत्री परिषद जो हैं उनके सलाह पर राष्ट्रपति महोदय करेंगे। सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8 नंबर। ये नंबर आपको दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है जहां आपको सारे मटेरियल प्रोवाइड किए जाते हैं और आगे और भी आपको सब मटेरियल यहां पर मिलते रहेगा। कैरियर परिवार जो हमारा चैनल है दोस्तों, इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, है ना। आप तैयारी करते रहना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर है आपका 8 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के किस मुख्य अंग की सदस्य संख्या संयुक्त चार्टर में संशोधन करके 2 बार बढ़ाई गई है? बताइए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के किस मुख्य अंग की सदस्य संख्या जो है वो संयुक्त चार्टर में संशोधन करके 2 बार बढ़ाई गई है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सुरक्षा परिषद, न्यायिकता परिषद, या आर्थिक सामाजिक परिषद? 8 का आंसर क्या होगा? तो 8 का आंसर हो जाएगा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा आपका 9 नंबर। कह रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है?
जी हाँ दोस्तों, तो आपातकाल की घोषणा कौन करते हैं? राष्ट्रपति। और कब करेंगे राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा? जब दोस्तों मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होगा तब। ठीक है, आपातकाल हमारे संविधान में 3 प्रकार के हैं, 352, 356 और 360, है ना। 3 प्रकार के, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। ठीक है, तो ये दोस्तों जो किया गया, ये किस संविधान संशोधन में किया गया? ये किया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 में। 44वां संविधान संशोधन में देखिए एक और संशोधन हुआ था बहुत महत्वपूर्ण, वो था संपत्ति का अधिकार। जी हाँ दोस्तों, संपत्ति का जो अधिकार था, पहले मौलिक अधिकार, इसको समाप्त किया गया था 44वें संविधान संशोधन के तहत ही, और इसको ले जाकर के रखा गया है अनुच्छेद 300 के क में कानूनी तौर पर। ये आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10 नंबर, कह रहा है कि एमाइलेज एंजाइम का स्राव किसके द्वारा होता है? एमाइलेज एंजाइम का स्राव किसके द्वारा होता है? अग्नाशय, जठर, रस, अमाशय या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 10 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका अग्नाशय से होता है। किससे होता है? अग्नाशय से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला नंबर है प्रश्न नंबर 11 नंबर, वृक्क के बाहरी तथा भीतरी भाग को क्रमशः क्या कहते हैं? जी हाँ, जो वृक्क है इसके बाहरी और भीतरी भाग को क्या कहा जाता है? क्रमशः दिया है, यानी कि क्रम से बताना है। पहले बाहरी बताना है, फिर भीतरी बताना है। तो बाहरी भाग को कहा जाता है कोर्टेक्स और अंदरूनी भाग को कहा जाता है मेडुला। तो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, कोर्टेक्स और मेडुला कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथ से होता है? जी हाँ, रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का जो स्राव होता है ये किस ग्रंथ से होता है? ग्रंथि से होता है। थाइमस ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि या लीवर से? क्या होगा 12 का? देखिए इंसुलिन का जो स्राव होता है वो अग्नाशय से होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है आपका कि मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी, है ना, मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के मध्य के संबंध को दर्शाता है। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी जो है ये किसके मध्य संबंध को दर्शाता है? फिलिप्स वक्र या लॉरेंज वक्र या लाफर वक्र या कुंजेट्स वक्र? क्या होगा आपका 13 का? 13 का आंसर हो जाएगा आपका फिलिप्स वक्र को ये दर्शाता है। आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर कि घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रा आपूर्ति की कमी होती है, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगी, करों में कमी होगी या उपयुक्त में से कोई नहीं? क्या होगा 14 का? देखिए 14 का आंसर हो जाएगा मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में मुद्रास्फीति के प्राक्कलन का सबसे प्रचलित माप क्या है? भारत में मुद्रास्फीति के प्राक्कलन का सबसे प्रचलित माप क्या है? ये बताना है। थोक मूल्य सूचकांक है, औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है या फिर इनमें से सभी? देखिए 15 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इसका इन्फॉर्मेशन मिल जाए। कौन सा कथन दोस्तों यहाँ पर सही है? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1950 को किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष अप्रैल से मार्च तक होता है। क्या होगा 16 का? 16 का क्या होगा दोस्तों? कौन सा यहाँ पर सही? देखिए भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था ये 1 जनवरी 1950 को नहीं हुआ था और इसका लेखा वर्ष भी आपका गलत दिया हुआ है। इसमें आंसर हो जाएगा ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा 16 का डी नंबर। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका हो जाएगा 17 नंबर। निम्न में से कौन व्यापक मुद्रा कहलाती है? बताइएगा, व्यापक मुद्रा किसको कहते हैं? M3, M2, M4 या MO? व्यापक मुद्रा जो कहलाता है दोस्तों वो है आपका M3, है ना। M3 मुद्रा को व्यापक मुद्रा कहते हैं। अगला है कि RBI का लेखा वर्ष क्या होता है? बताइएगा, RBI का जो लेखा वर्ष होता है अभी जो आपका आया था तो ये होता है 1 जुलाई से 30 जून आपका, ठीक है। RBI का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो
तो 1934 के एक्ट के तहत दोस्तों आपका 1 अप्रैल 1935 में हुई थी आपका आरबीआई की स्थापना और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला प्रश्न है कि भौतिक मानचित्र में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है ना। भौतिक मानचित्र में किसे शामिल किया जाता है? पर्वत को, पठार को, मैदान को, महासागर को, देश के राज्य की सीमाओं को? क्या होगा दोस्तों? भौतिक मानचित्र, भारत का जो भौतिक मानचित्र है ना, उसमें किस किस चीज़ को शामिल करिएगा, है ना। देखिए उसमें आपका पर्वत भी रहता है, उत्तर भारत का जो विशाल पर्वत है, जो दक्षिण भारत का पठार है वो भी रहेगा, और उत्तर भारत का जो मैदान है वो भी रहेगा, और जो आपका महासागर के पास जो है वो भी रहेगा आपका। देश की राज्य सीमा इसमें शामिल नहीं होता है, यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 19 का बी नंबर हो जाएगा। 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 5वां आपका गलत है, जिसमें भी 5 है उसको आप काट दीजिए, उनसे नंबर बी आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर आपका 20 नंबर कह रहा है कि कौन सुमेलित दोस्तों नहीं है? कुद्रेमुख। कुद्रेमुख जो है ना ये कर्नाटक में है, और ये किस लिए प्रसिद्ध है ये बताइएगा। तो ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, ये बिल्कुल सही है। कोलार, कोलार की खानें दोस्तों कहाँ है? कर्नाटक में है, और ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये भी सोना के लिए प्रसिद्ध है, ये बिल्कुल सही है। कोडरमा, कोडरमा दोस्तों ये है आपका झारखंड में, और ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये है आपको अब्रख के लिए प्रसिद्ध है ना, ये अब्रख के लिए प्रसिद्ध है। ये चांदी के लिए आपका गलत हो जाएगा आपका। जावर, सीसा, जस्ता, ये बिल्कुल सही है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी नंबर हो जाएगा। चलिए तो 20 का आंसर हो जाएगा हमारा सी। कोडरमा जो है वो चांदी के लिए नहीं है, वो अब्रख के लिए प्रसिद्ध है आपका। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 21 नंबर। 21 नंबर है कि पूर्ण गरीबी का क्या अभिप्राय है? पूर्ण गरीबी, पूर्ण गरीबी से क्या समझते हैं? तो पूर्णतया गरीबी, लोगों की संख्या के रूप में गरीबी, या वर्तमान मूल्य स्तर के रूप में गरीबी, बेरोजगारी के पूर्ण स्तर के रूप में गरीबी, बुनियादी न्यूनतम कैलोरी की आवश्यकता। पूर्ण गरीबी जो होता है दोस्तों, पूर्ण गरीबी का मतलब होता है पूर्णतया गरीबी, गरीब लोगों की संख्या के रूप में गरीबी। आपका ए नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, ये नंबर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 22 नंबर कह रहा है कि भारत में कौन सा शहर, बताइएगा, भारत में कौन सा जो शहर है वो सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना। चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध वो शहर कौन सा है ना, जहाँ कढ़ाई होता है, ठीक है, कढ़ाई, कपड़ों पर जो कढ़ाई किया जाता है उसके लिए प्रसिद्ध है। तो 22 का हो जाएगा आपका लखनऊ दोस्तों, ये फेमस है आपका, है ना, लखनऊ आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। लखनऊ किस नदी के किनारे है? सब लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर की कौन सा देश स्थल रुद्ध देश है ना। स्थल रुद्ध मतलब चारों तरफ स्थल से घिरा हुआ है, उसको कोई भी समुद्र प्राप्त नहीं है। क्या होगा? कौन सा देश स्थल रुद्ध है? जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड या इटली? 23 का आपका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। जी हाँ, स्विट्जरलैंड क्या है? तो स्थल रुद्ध देश है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी हिमालय की पूर्ववर्ती नदी है ना। हिमालय की पूर्ववर्ती नदी किसको कहते हैं? सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। क्या होगा दोस्तों 24 का? देखिए हिमालय की पूर्ववर्ती नदी कौन सी है दोस्तों? तो सिंधु नदी भी पूर्ववर्ती नदी में आता है, सतलज नदी भी पूर्ववर्ती नदी में आता है, और ब्रह्मपुत्र भी पूर्ववर्ती में आता है। आपका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, तीनों आपका बिल्कुल सही है ना। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर से, और सतलज नदी दोस्तों राजस्थान झील से, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है ये भी मानसरोवर झील से आपका। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 25 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है ना 180 डिग्री देशांतर रेखा को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, है ना। ये गुजरती है आपको प्रशांत महासागर से होकर के। आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है ये कैसी रेखा है? तो ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा है ना, ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, ये सीधी नहीं है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 0 डिग्री जो देशांतर है दोस्तों जिसको प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, ये कहाँ से गुजरती है? तो ये दोस्तों ग्रीनविच से गुजरती है ना।
ग्रीनविच लंदन से गुजरती है 0 डिग्री आपका जो प्रधान मध्याह्न रेखा है आपका, है ना। और भारत का जो दोस्तों मानक समय रेखा है, ठीक है, भारत का जो मानक समय रेखा है ये कहाँ से गुजरती है, तो भारत का मानक समय रेखा गुजरती है आपको इलाहाबाद के नैनी से, है ना, इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है मानक समय रेखा भारत का। और भारत का जो मानक समय रेखा है इसका मान कितना है, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इसका मान है दोस्तों। और ये कितने राज्य से होकर गुजरती है, तो ये 5 राज्य से होकर गुजरती है। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो उत्तर प्रदेश होगा आपका, उसके बाद मध्य प्रदेश होगा, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश है। ये 5 राज्य से होकर के गुजरती है भारत का मानक समय रेखा, ठीक है। तो ये अभी आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है आपका 26 नंबर कि कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। दोस्तों बताइएगा, कर्क रेखा जो है किस देश के बारे में पूछ रहा है, किससे होकर के नहीं गुजरती है। 26 का क्या होगा, कर्क रेखा किस देश से होकर के नहीं गुजरती है, बहामास से, लीबिया से, यूएई से या ब्राज़ील से। देखिए क्या होगा इसका आंसर दोस्तों, ब्राज़ील हो जाएगा इसका आंसर। ब्राज़ील से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ब्राज़ील से भूमध्य रेखा गुजरती है। आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर। कर्क रेखा दोस्तों भारत से भी गुजरती है ना, भारत के बीचों बीच से अगर देखिएगा तो कर्क रेखा गुजरती है। भारत को है ना कर्क रेखा लगभग 2 बराबर भागों में दोस्तों डिवाइड करती है, ठीक है। कर्क रेखा जो है भारत को लगभग 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है और ये भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, 8 राज्य जो है आपका गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है, ठीक है। इसका जो ट्रिक है वो मित्र पर गमछा झार है, वो भी आप ध्यान में रखिएगा। भारत से ये 8 राज्यों से गुजरती है। इसका मान कितना होता है कर्क रेखा का, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, है ना, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश इसका मान होता है, ठीक है। कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत कब चमकती है दोस्तों, कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमकती है 21 जून को, ठीक है। 21 जून को सूर्य आपका लंबवत चमकती है। तो सबसे बड़ा दिन कब होगा कर्क रेखा पर, तो 21 जून जो होगा कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन होगा, ठीक ना, याद रखना है। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर है आपका 27 नंबर। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य 3 देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है, 3 देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है। हाँ, कौन सा वो भारतीय राज्य है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, मिजोरम है या पश्चिम बंगाल है। 27 का क्या होगा, देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है ये, है ना। ये जो सवाल है दोस्तों काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, अरुणाचल प्रदेश की अगर आप बात कीजिएगा, देखिए ऐसे समझ में नहीं आएगा जब तक आप फिगर में नहीं समझिएगा ना, तो ये सब क्वेश्चन आपको फिगर में जब तक नहीं समझिएगा समझ में नहीं आएगा। ये भारत है आपका, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश कहाँ पर ही है, अगर अरुणाचल प्रदेश को देखा जाए तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश दोस्तों 3 देश से घिरा हुआ है। ये साइड है म्यांमार, ऊपर में हो जाएगा आपका चीन और इसका पश्चिम में साइड जो है आपका भूटान है। तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा। अब देखिए सिक्किम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो छोटा सा निकला हुआ है ना, ये है सिक्किम। सिक्किम भी 3 देश से घिरा हुआ है, ऊपर में चीन है और इधर आपका पश्चिम में नेपाल है और पूर्व में आपका भूटान है। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो ये भी 3 देश से घिरा हुआ है, ठीक है। एक तो आपका बंगाल सटा हुआ है ना, बांग्लादेश सटा हुआ है, एक नेपाल सटा हुआ है और एक भूटान सटा हुआ है। लेकिन जो मिजोरम है दोस्तों मिजोरम आपको यहाँ पर ही मिजोरम है ना, मिजोरम से 2 देश सटता है ना, मिजोरम से 2 देश सीमा बनाते हैं। कौन कौन, तो एक तो म्यांमार, इधर म्यांमार है और इधर आपका बांग्लादेश है आपका। तो मिजोरम से 2 देश सीमा बनाती है। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर क्या होगा, आंसर नंबर हो जाएगा मिजोरम 27 का आपका, ठीक है। तो इस तरह सवाल को आप फिगर से समझिएगा और जो आपका भूगोल जो चल रहा है मानचित्र के द्वारा उसको आप देखते रहिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 28 नंबर। प्रश्न है कि प्रति चक्रवात की विशेषता होती है, प्रति चक्रवात की विशेषता क्या होती है, तापमान में वृद्धि, तेज हवा, तेज बारिश या स्वच्छ आसमान। देखिए एक तो होता है दोस्तों चक्रवात और एक होता है प्रति चक्रवात। जब चक्रवात आता है दोस्तों तो ये तेज हवाएं लेकर के आता है, पूरा आंधी तूफान। लेकिन जब प्रति चक्रवात पूछे तो दोस्तों स्वच्छ आसमान होता है, आसमान साफ होता है आपका।
आंसर नंबर हो जाएगा 28 का डी नंबर। ठीक है, प्रति चक्रवात में उल्टा होता है चक्रवात का। अगला प्रश्न है आपका 29 नंबर। चक्रवात कैसे आता है ना? तो चक्रवात में क्या होता है ना कि एक जगह लो प्रेशर बन जाता है ना, केंद्र में लो प्रेशर रहता है और चारों तरफ क्या रहता है, हाई प्रेशर रहता है। तो हवाएं कैसे चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलती है ना। तो इसके वजह से ही क्या होता है, इस आपको चक्रवात उठता है। अगला प्रश्न देखिएगा आपका 29 नंबर, कह रहा है कि प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स की काउंसिल में कौन एक सदस्य नहीं था? बताइएगा, प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स की काउंसिल में कौन एक सदस्य नहीं था? 29 का वारवेल, क्लेवरिंग, मॉनसन या फिर वेंसिटाट। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, वेंसिटाट, है ना। ये थोड़ा सा टेढ़ा प्रश्न है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है आपका 30 नंबर। निम्नलिखित में से किसने उर्दू में तहजीबुल अखलाक नामक मासिक पत्रिका प्रारंभ की थी? तहजीबुल अखलाक नामक मासिक पत्रिका दोस्तों ये किसने प्रारंभ किया था? ये उर्दू में था, ये किया गया था आपको सर सैयद अहमद खान के द्वारा। इसका डायरेक्ट मैं आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी याद रखना है, सर सैयद अहमद खान। अगला प्रश्न है आपका 31 नंबर। 31 नंबर है कि कौन सा एक गलत सुमेलित है? जी हाँ, गलत वाला बताना है, कौन सा यहाँ पर गलत है। सुरेंद्र बनर्जी इंडिया टुडे, है ना, और जवाहरलाल नेहरू, ये भी पुस्तक है ना। ये साइड आपको मनुष्य दिया गया है, ये साइड उनके पुस्तक दिया गया है ना, लेखक है ना, महान आत्मा है। बताइएगा इनका लेखक कौन सा पुस्तक सही है, गलत है, गलत वाला बताना है। ठीक है, तो 31 का सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंडिया टुडे सही है। जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये तो सही है। सुभाष चंद्र बोस फाइट फॉर फ्रीडम, ये भी ठीक है। पटाभी सीतारामैया हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये भी सही है। सुरेंद्र बनर्जी तो दोस्तों इंडिया टुडे है, ये आपका गलत हो जाएगा, ये नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, अष्टदिग्गज, है ना। अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? और एक थे दोस्तों अष्टप्रधान, और एक में रहते थे नवरत्न, है ना। अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे। अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? तो 32 का आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। जी हाँ, कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे दोस्तों अष्टदिग्गज, है ना। और अष्टप्रधान किस में रहते थे, कमेंट करके बताइएगा, है ना, अष्टप्रधान। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 33 नंबर। काला 33 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। सती, पहले सती प्रथा था दोस्तों, है ना, राजा राम मोहन राय के द्वारा इसको समाप्त किया गया, सती प्रथा को 1829 ईस्वी में। तो पहली बार जो सती होने का प्रमाण मिलता है वो कहाँ से मिलता है? वो मिलता है भानुगुप्त के एरन अभिलेख से। कहाँ से मिलता है? भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 34 नंबर की किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण किया था? जी हाँ दोस्तों, बाबर, है ना। तो बाबर ने गाजी की उपाधि धारण किया था दोस्तों किस युद्ध के बाद? 34 का क्या हो जाएगा? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। खानवा का युद्ध में किया था ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है, खानवा के युद्ध में दोस्तों ये गाजी का उपाधि धारण किया था। अगला प्रश्न है आपका 35 नंबर की पूरा पाषाण युग के प्राप्त उपकरणों पर विचार करिए। चलिए विचार करते हैं। बेधक है, खुरचनी है, हाथ की कुल्हाड़ी है और ब्लेड है। कौन से उपकरण मध्य पूरा पाषाण काल के हैं, ये बताना है ना। ऊपर जो 4 गो आपको दिया गया है उपकरण, वो पूछ रहा है कि मध्य पूरा पाषाण के कौन है। तो देखिए, बेधक आपका मध्य पूरा पाषाण का है, खुरचनी भी मध्य पूरा पाषाण का है, हाथ की कुल्हाड़ी भी, ये भी मध्य पूरा पाषाण का है। ब्लेड तो दोस्तों ये वर्तमान में बना है आपका, ये नहीं होगा, आपका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, है ना। ब्लेड तो हम लोग ये वर्तमान में बना है, पहले ब्लेड थोड़ी था। अगला प्रश्न देखिएगा, कॉमन सेंस लगाना है कि नहीं। 36 नंबर सवाल है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कैसे बढ़ाई जाती है? जी हाँ, जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश होते हैं उसकी संख्या कैसे बढ़ता है? सुप्रीम कोर्ट दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? दिल्ली में है, अनुच्छेद 124 में है ना। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश कितने हैं? 33 है, और एक वो आपका मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, तो इसमें जो संख्या बढ़ाया जाएगा वो कैसे बढ़ाया जाएगा बताइएगा। ऑप्शन है कि राष्ट्रपति की अधिसूचना पर, संसदीय कानून द्वारा, भारत के संविधान में संशोधन द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के एक अभ्यावेदन द्वारा। तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका संसदीय कानून के द्वारा दोस्तों ये संख्या आपको बढ़ेगा,
ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 33 नंबर की लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी। लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी। भगत सिंह, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। लाठी क्लब की स्थापना हुआ था बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। लाल बाल पाल, जी हाँ दोस्तों, ये गरम दल के नेता थे, है ना, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है आपका स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर के रहेंगे, कौन कहा था, बताइए जल्दी से। अगला प्रश्न है 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है ना। ये किसका कथन है, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड लॉरेंस। 38 का हो जाएगा आपका लॉर्ड लॉरेंस का दोस्तों ये कथन है। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना की थी दोस्तों। जी हाँ, कौन से सिख गुरु थे जो अकाल तख्त की स्थापना किए थे। टोटल सिख गुरु कितने हुए, तो 10 सिख गुरु हुए। प्रथम कौन थे, गुरु नानक थे, और अंतिम कौन थे, गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, जो अंतिम थे 10वें गुरु, उनका जन्म कहाँ हुआ, पटना सिटी में हुआ था दोस्तों। आप गुरुद्वारा गए होंगे घूमने के लिए, है ना। तो अकाल तख्त की स्थापना किसने किए हैं, अकाल तख्त किया गया था, जी हाँ, इन्हीं के द्वारा दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा ही, है ना। चलिए अगला प्रश्न है 40 नंबर, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया। जी हाँ, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था कब, तो ये हुआ था 13 अप्रैल, है ना, 1919। जनरल डायर, जनरल ओ या डायर, है ना, निहत्थे लोगों पर दोस्तों गोलियां बरसाने का आदेश दे दिया गया था, हजारों लोगों इसमें मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये किसने इस्तीफा दिया था, इस्तीफा देने वाला था दोस्तों शंकरन नायर, है ना। शंकरन नायर जो थे ये इस्तीफा दे दिए थे कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से। अगला प्रश्न है कि प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किस गवर्नर जनरल के काल में किया गया था। प्रथम दिल्ली दरबार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 41 का क्या होगा दिल्ली दरबार लगा था आपका 1911 में, है ना। तो इसमें जो आयोजन हुआ था वो जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लिट्टन। ठीक है, लॉर्ड लिट्टन के समय हुआ था। 41 का ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है शक्ति का विमीय सूत्र क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। शक्ति का, है ना, ये साई मात्रक वाट, तो शक्ति का विमीय सूत्र क्या होता है बताइएगा। 42 का हो जाएगा ml2t-3, ml2t-3। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है, बताइए वो कौन सा रंग है जिसका तीव्र अवशोषण होता है ना पौधों के द्वारा। बैगनी नारंगी, पीला बैगनी, नीला लाल, लाल बैगनी। क्या होगा 43 का आंसर हो जाएगा नीला और लाल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि गन मेटल किसका मिश्र धातु है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। गन मेटल जो है ना, ये किसका मिश्र धातु है, याद रखिएगा, है ना। हर एक टेस्ट में मैं ये क्वेश्चन देता हूँ, है ना। मिश्र धातु आपको एग्जाम में पूछेगा। 44 का हो जाएगा, है ना, CuSN+Zn, कॉपर, टीन और जिंक, है ना। कॉपर, टीन और जिंक का मिश्रण है गन मेटल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपका 45 नंबर कि किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में खाद्य वनस्पति तेल वसा में परिवर्तित किए जाते हैं। जी हाँ, किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में दोस्तों खाद्य वनस्पति जो तेल है वो वसा में परिवर्तित होते हैं, ये बताइएगा। हाइड्रोजन, निकेल, ऑक्सीजन या मैग्नीशियम। 45 का आंसर हो जाएगा आपका निकेल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि नेत्रदान में कौन सा भाग दान किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे जो, है ना, लोग होते हैं वो अपना नेत्र दान करते हैं दोस्तों, तो आपका पूरा आँख दान नहीं होता है ना, उसमें से कौन सा भाग दान होता है ये पूछ रहा है। रेटिना, पुतली, कॉर्निया या इनमें से सभी। तो जो हमारा दान करते हैं लोग वो दान करते हैं कॉर्निया को, है ना। कॉर्निया को वो पहले से ही आपको करना पड़ता है, क्योंकि जब मृत्यु होता है
तो वो समय रहता है, उसके समय के अंदर ही वो दोस्तों दान किया जाता है, निकाला जाता है। आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर देखिए, उसके पहले मैं बता दूं कि ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है ना, इसमें सभी लोग जुड़ जाइए, यहाँ पर ही आपको सारे मटेरियल मिलेंगे तैयारी करने के लिए। ये हमारा चैनल है कैरियर परिवार, इसे सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर है 47 नंबर। कह रहा है कि निम्न में से कौन सही नहीं है। जी हाँ, नहीं वाला सवाल ना एग्जाम में बहुत पूछता है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है नहीं वाला से। तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, तो बिल्कुल सही बात है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, ये भी ठीक है। आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता है। कौन सा सही नहीं है? 47 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, कि आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। अगला प्रश्न है कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तन करने युक्ति को क्या कहते हैं। जी हाँ, प्रत्यावर्ती धारा को दोस्तों दिष्ट धारा में जो परिवर्तन करने की युक्ति को क्या कहते हैं? इन्वर्टर कहते हैं, रेक्टिफायर कहते हैं, ट्रांसफार्मर कहते हैं, ट्रांसमीटर कहते हैं। 48 का हो जाएगा आपका रेक्टिफायर, ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, रेक्टिफायर कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49 नंबर। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कर दीजिए। सूची 1 में और सूची 2 में क्या है देख लीजिए, लाइपेज, ट्रिप्सिन, इमाइलेज या इरेप्सिन, है ना। लाइपेज में क्या होगा दोस्तों? 49 का मिलाइएगा तो लाइपेज जो होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन, पॉलीपेप्टाइड्स को अमीनो अम्ल में, प्रोटीन का पाचन बदलना, वसा विघटन का एंजाइम। लाइपेज हो जाएगा वसा विघटन एंजाइम, और ट्रिप्सिन हो जाएगा प्रोटीन का पाचन, इमाइलेज हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का पाचन, और इरेप्सिन हो जाएगा आपका पॉलीपेप्टाइड्स को अमीनो अम्ल में बदलना। तो हमारा 4-3-1-2 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, और आज का लास्ट प्रश्न है, और उसके बाद कुछ और भी सम इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन भी है, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। कह रहा है कि कवियों का कवि किसे कहा जाता है दोस्तों, है ना। कवियों का कवि कहते हैं प्रभाकर माचवे, शमशेर बहादुर सिंह, लक्ष्मीकांत वर्मा या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। देखिए, कवियों के कवि जो कहा जाता है वो कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, कवियों के कवि। कुछ वन लाइनर भी प्रश्न दिए गए हैं, चलते हैं इसको देख लेते हैं 2 मिनट में। कह रहा है कि कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ना। पूर्ण स्वराज का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था वो 1929 लाहौर अधिवेशन में दोस्तों। जी हाँ, पूर्ण स्वराज की जो मांग की गई थी कांग्रेस के द्वारा वो 1929 में। और अगर एग्जाम में पूछे कि सिर्फ स्वराज की मांग जो की गई थी, ये की गई थी 1906 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा, है ना। ये भी आप ध्यान में रखना है, 1906 में सिर्फ स्वराज अगर मांग किया गया था, और पूर्ण स्वराज जो था 1929 में। लाहौर अधिवेशन हुआ था आपका रावी नदी के तट पर, और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है 29 प्रश्न कह रहा है, वन लाइनर है कि कांग्रेस द्वारा पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसी से संबंधित है। तो 26 जनवरी 1930 को, है ना। 1929 में जो अधिवेशन हुआ था, इसी समय ये निर्णय लिया गया था कि 26 जनवरी को हम लोग स्वाधीनता दिवस मनाएंगे, है ना। और इसी कारण दोस्तों जो हमारा संविधान भी है ना, वो 26 जनवरी को ही लागू किया गया था, है ना। तो ये भी उसी से रिलेटेड आपका हमारा संविधान भी लागू हुआ, क्योंकि हमारा जो संविधान बन के तैयार हो गया था आपका नवंबर में ही, है ना। 26 नवंबर 1949 को ही बन गया था, लेकिन इसको फिर लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा है कि दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई। जी हाँ, दांडी मार्च जो है गांधी जी के द्वारा किया गया था। ये 12 मार्च 1930 से शुरुआत हुआ था, है ना। 6 अप्रैल तक ये आपको चला था, है ना। 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक। कह रहा है कि गांधी जी के साथ कितने समर्थक थे, कितने अनुयायी थे दांडी मार्च में? 78। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा,
है ना, वो दांडी मार्च किए थे। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा था और यहाँ से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। जी हाँ, जब ये दांडी मार्च समाप्त हुआ था 6 अप्रैल 1930 को, और उसी दिन से आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी गांधी जी के द्वारा। ये भी आप ध्यान में रखना है। आगे है कि सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना किससे किया था? तो नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा का मतलब की तुलना किए थे, है ना। ये भी आपको पूछा जाता है ना, कि ये जो तुलना किया गया था किससे तुलना किया जाता है? तो नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा जो हुआ था उससे तुलना करते हैं गांधी जी का ये दांडी यात्रा। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के 1931 में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? जी हाँ, 1931 में जो आपका कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसी अधिवेशन के दौरान गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवादी नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछता है कि गांधी मर सकते हैं, गांधीवादी नहीं मर सकता है। ये कथन किसका है दोस्तों? तो ये गांधी जी का ही कथन है। और इन्होंने कब कहा था? तो 1931 के अधिवेशन में कहा था। कह रहा है कि इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों का संकल्प प्रारूप किया था। चलिए, तो ये कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर था आपका। अब ये रहा आज का टेस्ट, कैसा लगा आप लोग बताइएगा, है ना। और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ग्रुप में सभी लोग जुड़ जाइएगा, वहाँ पर मात्र अभी 399 चार्ज है, ठीक है। और कोई मंथली चार्ज आपको नहीं लगेगा, सिर्फ एक बार आपको उसमें 399 का चार्ज लगेगा, उसके बाद ही आपको सारा उसमें PDF नोट्स आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये नंबर है आपको 7857824310, जिस पर आपको पे करके व्हाट्सएप करना होगा इस नंबर पे, उसके बाद आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, है ना। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा नीचे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।